hear me. If any of you cannot hear me, आप if any one of you cannot hear me, you can simply text me in that chat box so that I can make sure कि आपको मेरी आवाज़ आ सके. Today we're going to start our new lecture, and this is a new chapter in your जो टेक्स्ट बुक है, नया chapter that is infection control in dentistry, and it is on 127 page. जो आपका सेक्शन सी है ये वो वहाँ से स्टार्ट होगा एंड इट इज इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टेरिलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें से हर बार ये आपके जो अगर देखा जाए आपका जो आपका टॉस है जो टेबल स्पेसिफिकेशन है उसमें आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू और 3 एमसीक्यू इसमें से आते हैं एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. आसान चैप्टर है और आप अगर अपने आप अगर आपने अपनी क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स स्कोर करने हैं, सिर्फ 6 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ये सिर्फ एक चैप्टर तैयार कर लो तो आपके 6 मार्क्स क्योर हो जाएंगे, विच मीन्स 3 एमसीक्यूज और एक एमसीक्यू 6 मार्क्स और 6 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ होती है. पास होने के लिए एक मार्क्स जो है एक मार्क मैटर करता है आपके. आई डोंट वांट टू कोट द एग्जांपल्स, लेकिन हमारे यहाँ मेरे अपने करियर में हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एक मार्क्स से गेन हुए हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो वी गोना स्टार्ट दिस लेक्चर. कंटेंट्स क्या होंगे? थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, क्योंकि ट्रांसमिशन को भी हमें देखना है और ट्रांसमिशन के बाद हम चेक करेंगे कि देखिए हमें एक चीज पहले देखनी है कि ट्रांसमिशन कैसे होगा. ठीक है, ट्रांसमिशन के बाद फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल हम देखेंगे. ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑपरेटरी ये सबसे हमारा पीपी या पर्सनल प्रोटेक्शन बैरियर या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, लेबोरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल वेस्ट डिस्पोजल. ये हमारा कुछ होगा. हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर में करेंगे. टुडे इज गोना बी द फर्स्ट चैप्टर एंड देन फर्स्ट लेक्चर एंड देन वी विल cover the remaining portion in the next chapter, the next lecture inshallah. So disinfection क्या चीज होती है? एक चीज पहले हम कोड जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. इन्फेक्शन कंट्रोल क्या चीज होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोजर कंट्रोल प्लान बाय OSHA. अब OSHA है क्या चीज? ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपका प्रोटोकॉल बनाया है ये इन सब चीजों का. ओके, ऑलराइट. एक चीज याद रखिएगा, ये सारी जो चीजें जब बनाई जाती हैं तो उसको पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले उसको जज किया जाता है. ठीक है जी. अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये जो ओशा है मतलब कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सब कुछ बनाया है और इसका रोल क्या है? इस ओशा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हेल्थ वर्कर्स बाय सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग स्टैंडर्ड्स. ये हमने कौन सी चीजें किस तरह करनी है. ठीक है, ये इस चीज को करता है. ठीक है, and it is required office program that is designed to protect the personnel against risk of exposure to the infection. So sterilization क्या चीज होती है? Sterilization is use of physical or chemical procedure to destroy all the microorganisms, including substantial number of
resistant bacterial spores. एक चीज याद रखना कि स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो इसका रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स है, ठीक है. it the it means the physical and chemical procedure that destroys all the microorganisms including resistant bacterial spores. Sterilization का मतलब वैसे जो होता है, it means the destruction of all life. Okay, now what is sterile? Sterile is anything that is free from all living microorganisms, usually described as the probability, that is the probability of surviving microorganism being 1 in 1 million. Okay. अब sterilization को मैंने आपको मतलब समझा दिया. Now we come to the next definition, that is disinfection. Disinfection is destruction of pathogenic and other kind of microbes by physical and chemical means. Simple सी चीज है, it's not very कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें. Disinfection is less lethal than sterilization because it destroys the majority of the recognized pathogenic mechanism, but not the all microorganism spores, that is bacterial spores. So difference is only microbial form of bacterial spores. ये इस चीज को नहीं मानते. Disinfection is the process of removing or killing most but not all viable microorganisms. Disinfectant क्या चीज होती है? Any chemical agent used on inanimate objects. एक चीज याद रखना, inanimate. Inanimate का मतलब क्या होता है? Non-living. So any chemical agent that is used on non-living objects to destroy the virtually all recognized pathogenic microorganisms, but not necessarily all microbial forms, that is bacterials and the spores. Okay, so what is asepsis now? Asepsis is prevention of microbial contamination of living tissues or sterile materials by excluding or removing or killing the microorganisms. Asepsis और disinfection में क्या फर्क है? Disinfection is mainly for inanimate subjects, I mean non-living organisms के लिए, non-living things के लिए, लेकिन asepsis होता है prevention or killing of microorganisms on living tissues. अच्छा, आपको एक ये चीज पढ़ना थोड़ी सी जरूरी है. और वो है modes of disease transmission. I hope I am audible to everyone. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा. Anyway, okay. Modes of disease transmission क्या चीज होती है? First, it's a direct contact with blood or body fluids. Indirect contact with the contaminated instrument or surface. Contact of mucosa of eye, nose, and mouth with droplets or spatter. Inhalation of airborne microorganisms. So this is the mode. These are the modes of direct contact, indirect contact, contact of mucosa by droplet, and third one is inhalation. So there are actually 6 links in the chain of transmission of infection. First should be infectious agents. Second is reservoir, portal of exit, means of transmission, portal of entry, and susceptible host. अगर इन 6 में से हम किसी को भी रोक सकते हैं, so that means we are ensuring that we हम लोग infection control को ensure कर रहे हैं. Objectives of infection control. There are 4 simple objectives. First is reduction of microorganisms, implementation of that, simplify and protect.
एक चीज याद रखना कि अब हम लोग जो मैं थोड़ा सा चीज कि who, why, who and what, हम डेंटिस्टी की तरफ थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि why is infection control necessary in dentistry. Why is it necessary? The reason is dental staff and patient वो एक्सपोज हो सकते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, और जब वो एक्सपोज होंगे तो ये एक आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है जिसे कंट्रोल करना है हमने. बट who is responsible? Who is responsible for the infection control in the dental office? Each member of the dental team must follow the recommendations guidelines. What should be done to prevent the transmission of disease in dental office? वो हम लोग ये पढ़ेंगे. So most effective ways of preventing the transmission of disease include hand washing, gloves, face masks, protective eyewear, protective clothing, instrument sterilization and disinfection. Okay. ओके. मजे की चीज ये है कि आपके ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 ये सारा आपका PPEs में आ जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है. ये बैरियर्स में आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं. सो ग्लव्स, फेस मास्क, प्रोटेक्टिव आईवेयर एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. ओके. कहाँ से कैसे हो सकता है डेंटल ऑफिस में? जो आपके पास इन्फेक्शन कंट्रोल है वो हो सकता है पेशेंट डेंटल टीम पेशेंट हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है, डेंटल ऑफिस टू कम्युनिटी, ठीक है, एंड कम्युनिटी डेंटल ऑफिस टू द पेशेंट. ये जो है ना ये पोर्टल्स हैं. And to prevent such infection, following is the list of all those procedures and precautions that must be done to constitute infection control. These guidelines should be followed each time treatment is performed. जब भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो ये जो गाइडलाइंस है फॉलो करोगे, और हर पेशेंट पे नई सिरे से हम लोग करेंगे गाइडलाइंस फॉलो, because we are never certain of patient's status, either because they themselves do not know or because they do not choose to inform you. ठीक है. इसी वजह से कहते हैं कि हम लोग हर पेशेंट को इस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि वो पोटेंशियल हेपेटाइटिस बी या सी कैरियर है. आपने हर पेशेंट को इस तरीके से चेक करना है कि वो हेपेटाइटिस बी या सी का कैरियर हो सकता है. Following these guidelines for every patient is first standard precautions. उसमें क्या चीज होती है? फर्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन. योर ओन इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है. आप लोगों की इम्यूनाइजेशन किस चीज की? आपके साइड हेपेटाइटिस से आपकी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए. आपकी जो सारी इम्यूनाइजेशन बाकी जो चीजें हैं वायरसेस वगैरह उससे सारी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए. पेशेंट स्क्रीनिंग, फिर आपके पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी है. स्क्रीनिंग किस तरह की जाती है? आपके पेशेंट की हिस्ट्री ब्रीफ स्टेज के थ्रू ली जाती है. हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, बैरियर टेक्निक्स जिसमें PPEs आ सकते हैं, और दूसरी चीज आ जाती है रबर डैम एम्प्टी प्रोसीजर रिंसिंग. देन कम्स नीडल एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, सरफेस डिसइंफेक्शन, रेडियोग्राफ्स, एक सबसे laboratory asepsis and infection dental waste management and disposal. So these things, 10 things are come in standard procedures. आपको मैं थोड़ा सा एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में. और अभी भी जो डेंटल ऑफिस में या फिर डेंटल ऑफिस जो अभी हम लोग कुछ ओपन है कुछ नहीं ओपन, लेकिन हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ रही है. As we all are facing a pandemic condition of which is coronavirus, and we still don't know कि ये situation कब तक लिंकर करेगी. So till then PPEs बहुत इम्पोर्टेंट है. इससे पहले भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अब इसकी अहमियत इससे ज़्यादा हो गई है. So the OSHA requires the employer to provide employees. ये चीज़ याद रखो कि आपके एम्प्लॉयर कुछ प्रोवाइड करनी चाहिए with appropriate personal equipment. Example of PPEs are protective clothing. Protective clothing में आपका सर्जिकल गाउन भी आ सकता है,
and surgical mask तो surgical mask आ सकता है, and then face shields, protective eyewear, disposable patient treatment gloves, and heavy duty utility gloves. PP must be used whenever you are performing tasks that could produce splash or spatter. स्प्लैश हमारे जो डेंटल ऑफिस है या फिर जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इट इज इनएविटेबल। स्प्लैश जिन जिन प्रोसीजर में होता है वह जब आप स्केलिंग करोगे फ्यूचर में तो तब होगा। स्पैटर तब होगा जब आप स्पैटर भी उस वक्त होगा जब स्केलिंग का कोड शिफ्ट करोगे, एंड विद दैट आपका जो ये जो हैंड पीस चलते हैं इन्वॉल्वमेंट होती है जिन प्रोसीजर्स पे cavity making and all वहाँ पे भी चलता है। So with that, any contact with body fluids, में जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो, जब आप दांतों को ट्रीटमेंट के लिए दांतों ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई पेरिडोंटल प्रोसीजर किया है तब भी बॉडी फ्लूइड साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। And performing other clinical activities that require handling of contaminated items, that is radiograph, impression, dentures, economic equipment and surfaces. Hand hygiene. बेटा यहाँ तक अगर आपने किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। So now, since there are no questions regarding my just the talk that I just gave, now I'm going to move to the next portion, and that is hands to be clean when that is when they are visibly dirty after touching the contaminated objects with bare hands before and after every patient treatment. And before glove placement and after glove removal. एक चीज याद रखना, जब भी आपको कोई भी पेशेंट कहता है, do not try to treat patient without gloves. कभी भी किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले ग्लव करना आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना आप पढ़ने के लिए खुद का अभ्यास किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब भी कोई पेशेंट करना है तो उसका Gloving is very important. Operatory asepsis. In the dental operatory, environmental surface such as surface or equipment that does not contact patient directly can become contaminated during patient care. Certain surfaces, especially ones touched frequently, like अगर आप एक चीज और चीज है कि अगर जब आप पेशेंट ट्रीट करो तो आप डेंटल चेयर जो है ये डेंटल यूनिट है वहाँ पे आपको पता है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया तो यू विल लर्न के लाइट बल्ब्स unit switches and broad knobs. These are the most these are substances that are touched most frequently, and they can serve as a reservoir of microbial contamination, although they have not been associated directly with transmission. तो लेकिन इस ये चीजें बहुत ज़्यादा transfer of microorganisms from contaminated by the substance to patient occur primarily through personal hand contact. Infection control during the pre-treatment period. अच्छा, this is also very important. The process of infection control begins during a period of preparation for the clinical treatment. Paying attention to infection control at this time has severe payoff. This is very एक चीज ये है कि ये चीज this is costly और ये काफी महंगी पड़ती है, लेकिन it is also very important.
तो आप लोगों को ये जो इंफ्रेक्शन कंट्रोल के बारे में चीज़ दी जाती है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई जो डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं दे आर costly, जो आपके जो चीज़ें थे they were very costly. In addition to reducing the risk of transmission of infection agents during patient care, thinking ahead will make the treatment session more efficient and will also make the post-treatment infection control process easy and more effective. अच्छा, जब आपको पेशेंट आता है उसको क्या करना है? नंबर वन, यू हैव टू रिमूव द अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द डेंटल प्रोसीजर एरिया। आपके वहाँ पे आपका कोई भी किसी का मोबाइल या वॉलेट या बैग या कुछ भी किसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। द डेंटल प्रोसीजर एरिया शुड बी अरेंज्ड टू फैसिलिटेट अ थॉरो क्लीनिंग फॉलोइंग ईच पेशेंट। प्री प्लान द मटेरियल नीडेड। अगर आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपने अपने मटेरियल्स को उस लिहाज से प्री प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कैसे स्केलिंग के पेशेंट आता है तो आपने स्केलर्स तो आपने इंश्योर करना है कि आपके पास पड़े हों। आपने ये इंश्योर करना है कि आपके पास मिरर होना चाहिए, आपके पास टी सेट होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेट होना चाहिए, set all the instruments, medication, and pressure materials, and others that are needed for the procedure. Thinking ahead minimize the need of search of additional items or to enter the contaminated drawer once gloves have become contaminated. अच्छा, ये जो चीज़ें हैं these two things are very important. अगर आप सब में से कोई ना कोई हर कोई सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनना चाहता है तो ये दो चीज़ें पहले से किया करो। दिस विल रिमूव द हैसल। जो बाद में जब हम लोग पेशेंट कर रहे होते हैं और उस दौरान कोई चीज़ ना मिल रही हो तो दैट कैन पुट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अपने जो भी चीज़ें हैं आपने वो पहले से ही तैयार करके रखो, क्योंकि जब एक बार आपने ग्लव्स पहन लिए और उसको इस्तेमाल कर दिए पेशेंट पे, यू कैन नॉट टच the surfaces of your clinic with those gloves when you are putting those gloves on। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने इंश्योर कर लिया, पहली चीज़ तो ये है कि आपको हैसल कम होगी, पेशेंट पे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा और चीज़ें स्मूथली रन करेंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि आपने जहाँ भी जरूरत पड़े आपने disposable items का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। The use of disposable items saves time during cleanup and decontamination and solves the proper process. Use pre-arranged tray setups for routine and frequently performed procedures. मतलब आपके पास मैं एक चीज़ बताऊँ, आपका 80% ऑफ द पेशेंट्स ये आपके स्केलिंग के लिए आएंगे, पॉलिशिंग के लिए आएंगे, क्लास 1 कैविटी, क्लास 2 कैविटी एंड आरसीटी रूट कनाल के लिए आएंगे। ओके, तो उसके लिए पहले से ही प्री अरेंज ट्रेस पड़ी होनी जरूरी है। It helps to eliminate the need to go into the cabinet once you have started the procedure. Use individualized and sterilized blocks for each procedure, and using individualized bird blocks containing only the birds required for that procedure helps to eliminate the contamination of other unneeded birds and make cleanup easier. If indicated, have the rubber dam set up for the tray. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रबर डैम क्या चीज़ होती है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ये जो ग्रीन कलर की जो एक शीट है, ये एक फ्रेम के साथ लगा के पेशेंट माउथ में लगाई जाती है, जिससे सिर्फ और सिर्फ जिस दांत पे आप काम कर रहे होते हैं वो रिजल्ट होता है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड रबर डैम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अभी भी जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल टेस्ट हैं, उसमें रबर डैम लगा के करना बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो जैसे ही ये आप आए तो आपने ये लगाना बहुत सीखना है। ठीक है। When a rubber dam will be used during clinical procedure, it should be included on the tray setup. In addition,
जी इकरा आलम ने पूछा कि लेडीज का होता है मेरा, जी बिल्कुल ये लेडीज का होता है, जिससे वही मटीरियल होता है जिससे आपके ये ग्लव्स बने होते हैं, उसी मटीरियल का ही होता है, लेकिन इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ओके, लेकिन रबर डैम का एक वो चीज़ है कि हर हर दांत के लिए डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जाता है, अपर दांतों के लिए डिफरेंट और लोअर दांतों के लिए डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जाता है। खैर ये टॉपिक जो है ये कवर किया जाएगा आपके ऑपरेटिव पार्ट में, वही आपको लगाना सिखाएंगे व्हेन यू विल बी इन योर थर्ड ईयर इंशाल्लाह ताला, तो आपको ये लगाना सिखाया जाएगा। ओके सो तीन चीज़ें मैंने आपको बहुत बोली हैं कि पहली चीज़ कि आपने अपना ट्रीटमेंट जो है प्री प्लान करना है, और उस प्री प्लान के मुताबिक आपने हर चीज़ को सेट रखना है। उसके बाद रबर डैम एप्लीकेशन, ये चीज़ बहुत है। और नाउ अदर थिंग आइडेंटिफाई दोज आइटम्स दैट विल बिकम कंटामिनेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अच्छा एक चीज़ याद रखना है कि आपके सामने जब ट्रे पड़ी होगी, जब मेटल ट्रे आपके सामने पड़ी होगी जिससे आप चीज़ें उठा के इंस्ट्रूमेंट उठा के अप्लाई करोगे, तो आपने कुछ चीज़ें जो हैं जो कि कंटेमिनेटेड हो चुकी हैं उसको सेपरेट रखना है, और जो चीज़ें साफ हैं उसको भी सेपरेट रखना है। ठीक है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी वो चीज़ें यूज़ नहीं होती, कुछ चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो अगर आपने उन चीज़ों को कंटेमिनेटेड चीज़ों के साथ मिक्सअप कर दिया, तो वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएंगी, उनको उनको दोबारा स्टरलाइज करना पड़ेगा, हालांकि वो यूज़ नहीं। So we have to make two things very simple for each other. One is contaminated and other one is non-contaminated. So ये चीजें आपने ये रखनी है कि दोनों separate रखना है. Identify those items that will become contaminated during treatment while preparing the tender procedures area prior to beginning the clinical procedures. Consider which item will become contaminated during treatment. Example of such substances include countertops, light handles, X-ray, tray tables. Decide whether to use a barrier, plastic wrap to prevent contamination of these substances. Okay, एक और चीज है, अब आपने अगर आपने इन चीज़ों को ज़्यादा टच करना है कुछ सर्विसेज को, तो ऑटो डाटा यूनिट की लाइट को, उसके जहाँ पे ऑपरेट करते हैं ऑपरेटिंग यूनिट को, ऑपरेटिंग यूनिट को, तो वहाँ पे हम लोग एक प्लास्टिक रैप या फिर बैरियर, प्लास्टिक बैरियर चढ़ा देते हैं जस्ट टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ दोज सर्विसेज। ओके, सो दैट इज surface barriers. Surface barriers are used to prevent the contamination on the surface. All those surface barriers should be resistant to fluids in order to prevent the microorganisms spillage को ब्लॉक करने के लिए होते हैं। अब ये देखें, this light is this picture is very important. अब देखें इसमें जो आपके मेनली एरियाज हैं जिसमें सबसे पहले लाइट है, आप इस लाइट को चेक करें, इसको आपने कवर किया हुआ है, हेडरेस्ट को आपने कवर किया हुआ है, और जो ऑपरेटिंग ट्रे है, ठीक है, उसमें जो आपके हैंड पीस है, हैंड पीस के साथ साथ आपकी जो स्केलर्स हैं, इन सबको आपने कवर किया हुआ है एक प्लास्टिक रैप के साथ। और इसी तरह इसको ऑपरेट करने के लिए भी यहाँ पे एक बैरियर शीट बनाई गई है। ये हर पेशेंट पे डिफरेंट, हर पेशेंट में ये चेंज होगा। जब एक पेशेंट आएगा तब इस पे नई टेप्स या नए बैरियर्स या नए प्लास्टिक लगाए जाएंगे। जब उसकी पेशेंट हो जाएगा तो उसके बाद उन प्लास्टिक को स्टार्ट करके नए प्लास्टिक चढ़ाए जाएंगे, नए रैप्स किए जाएंगे। ओके, इसी तरह ये हैंडल चेक करो, अगर आप ये देख सकते हो तो आप सब लोगों को विजिबल है, ये हैंडल चेक करो तो इस पे भी जाए, ये दिस इज जस्ट फॉर, ये भी हर पेशेंट पे डिफरेंट होगा, हर पेशेंट पे चढ़ाए जाएंगे, और जब वो चला जाएगा तो उस पर रिमूव किए जाएंगे। मेरा सीट पे भी रैप आइडियली होना चाहिए, तभी तो ये कहते हैं, ये देखिए ये वो सीट है जहाँ पे पेशेंट वैसे बैठता है। ठीक है, ये भी रैप होना चाहिए, लेकिन ये रैप यूजली नहीं होता अनलेस यहाँ पे पेशेंट के कोई ब्लड ब्लड ना आके गिरे,
इट इज फाइन, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड गिर गया तो इस पे आपको पहले इसकी सफाई करनी है, इसको डिसइंफेक्ट करना है, फिर आप दूसरे कुछ। ओके, ये देखें, एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड, जो से आप टच करते हो, जिससे आप टच कर रहे हो, ठीक है। यार एक चीज याद रखना, आप सब लोगों को मैं आपको बता दूं कि जिस चीज को आप टच कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज को आप टच कर रहे हो उस चीज को हमने देखना है कि वो कौन सी चीज है। पेशेंट जिस चीज को टच कर रहा है दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न, नन ऑफ योर कंसर्न। पेशेंट जो है वो पेशेंट अपनी जगह बैठा रहेगा, लेकिन ये आप डेंटिस्ट होंगे जो कि एक चीज को टच कर रहे होंगे, दूसरी चीज को टच करोगे, बिकॉज ऑफ आपने चीजें हैंडल करनी होती हैं, स्प्लैश हर चीज को देखना होता है, तो आपने ये अपने लिए करना है, ठीक है। Review patient records before initiating treatment and place radiographs on the reports. Do not leave the record on the countertop or handle it after beginning the treatment. आपने हर चीज जो है ना आपने पहले देखनी है। पेशेंट की हिस्ट्री फॉर्म वो आपने ग्लव्स करने से पहले चेक करना है। पेशेंट के रेडियोग्राफ्स वो भी आपने हर चीज ग्लव करने से पहले करना है। ओके, डू नॉट लीव द रिकॉर्ड ऑन द काउंटरटॉप और हैंडल आफ्टर बिगिनिंग ट्रीटमेंट. Place the record in a drawer or out of dental area so that it doesn't become contaminated. Entries into the record should be done before or after the procedures. Okay, जब आपने gloves पहने हुए तब इसके अंदर entry नहीं करनी। आपने ये देखा, prepare personnel involved in the patient care. Okay, आप जब ये काम कर रहे होंगे तो आप साथ दूसरे बंदे भी होंगे और आप खुद भी होंगे जो कि एक इसको लिख रहे होंगे। अब आपने अपने आप दैट इज वो अपने आप कहूँगा, ठीक है। तो आपने अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव an essential pre-treatment procedure in the preparation of all involved patient care. This includes utilizing personal protective equipment that is gown, eyewear, mask, and gloves, and hygiene. As you can see, this is the regular procedure, regular PPE. Now, infection control during the treatment. This was before treatment. Now we have to. Okay, what makes sense? Okay. The infection control procedure described in the previous period will help you to reduce the risk of transmission. Now, during treatment, these are there are additional precautions that should be taken to further reduce infection factors. Use care when receiving, handling, and passing sharp instruments. Okay, जब भी आपके यूज करते हैं नीडल्स भी आ जाती हैं इसमें, कटिंग एजेस वाले बस स्कैल्प केयरफुली अपने हैंडल करते हैं. टेक स्पेशल प्रिकॉशन with syringes and needles. Use a rubber dam whenever possible. Handles and other equipment once gloves have been contaminated. Cabinets once gloves have been contaminated. This is wrong. आपको दिखाने के लिए देखें, कंप्यूटर का आप टच नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग. अपने मास्क को टच चीज को टच करते हैं तो जिस तरह हर चीज पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर चढ़ाया गया है, ये चढ़ाया. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. This all things जो भी इसमें यहाँ पे बताई गई हैं, ये चारों तरफ पिक्चर, all those things are wrong. ऐसा नहीं करना आपने.
ग्लव्स पहन के आपने कोई भी एंट्री नहीं करनी, ग्लव्स पहन के आपने कोई भी चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ को टच कर रहे हो, आपके हैंड्स, आपके ग्लव्स जो है वो कंटेमिनेटेड है, उसी कंटेमिनेटेड से हैंड्स के साथ आप पेन, जो पेन है उसको भी टच कर रहे हो, आप जो हिस्ट्री फॉर्म है उसको भी टच कर रहे हो, एंड दिस हिस्ट्री फॉर्म बिकम कंटेमिनेटेड। एक और चीज़, आपने कि आप अपने आपने मास्क टच नहीं करना, रूल, ये आप ये रूल समझ रहे हो, नहीं टच किया तो ये इट विल बी अ ब्लंडर। ब्लंडर है कि अगर आप ग्लव्स पहन के अपने मास्क टच कर रहे हो। तीसरी जो पिक्चर है उसमें देखें कि आपकी जो ये सॉरी, अब जो फोर्थ वन इज कि आपने अपने हाथ से कोई भी मोबाइल या फिर कोई भी आपकी कोई सर्विस टच नहीं करनी, ओके। Now becomes the infection period during the post period. इसमें क्या होता है? इसमें cleanup, continue to wear protective equipment during cleanup. A patient care is completed begin by the cleaning and disinfection process by removing contaminated gloves that used during treatment. Wash your hands. Use the utility gloves before beginning the cleanup. Continue to eyewear. अब आपने हाथ, एक और चीज़ है, प्रोडक्टिव आपने जो सर्विसेज पे बैरियर्स लगाए हुए हैं, जो सीट्स लगाई हुई हैं, वो आपने पूरी जो है ना ये ग्लव्स हैं उनको पहन के उसको रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि वो बैरियर्स आर कंटेमिनेटेड। तो अपने हाथ वहाँ पे डीलिंग करना है। ऑल ऑफ द बैरियर प्लेस्ड बिफोर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द लाइट हैंडल covers and countertop barriers should be removed, clean and disinfect all the items not protected by barriers. Now, cleaning and disinfection of dental treatment room surfaces are important components. Laboratory studies have proved that microorganisms may survive on a one surface. For example, mycobacterium tuberculosis may survive for weeks. Okay. ये चीजें आपको नहीं है। Now we will go to sterilization. Okay, sterilization जो है हम कवर करेंगे कल। Okay. अगर आपको क्वेश्चंस लिखनी है तो लेट मी आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है छोटी सी डॉक्टर शलीफा की तरफ से, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप लोगों को बता दूं मैं, और वो ये है कि बेटा आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स तक करने हैं। दिस विल बी अ प्रोजेक्ट, आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट, आप लोगों के लिए आप लोग कोई भी जिस पे आप सर्च करें, ओके, और
इसमें डॉक्टर शरीजा ने ये भी कहा है कि वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे जो सप्ली Yes, they are also busy in preparing for suppose now time इससे भी ज़्यादा मिल चुका है उनको अभी तो कोई पता नहीं कि एग्जाम कब होंगे तो इससे बेटर कि हम लोग आप लोगों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करें तो आप लोगों ने अपना रिसर्च टॉपिक सेट करना है आप लोगों को ग्रुप्स बना के दे दिए जाएंगे पहली चीज और हर ग्रुप को हम लोग अगर आप लोग खुद अपनी तरफ से कोई टॉपिक लेके आते हो तो वी विल वेलकम यू अगर आप चाहते हो कि हम आपको टॉपिक दे दें तो वो भी हम आपको दे सकते हैं वो कोई मसला नहीं है लेकिन एक चीज का याद रखना कि हम लोगों ने ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिसमें जो है ये हॉस्टलाइट्स और केस स्कॉलर्स दोनों हों ठीक है सो मैं आपके जो सी आर है उससे बोलूँगा कि हमें मुझे या डॉक्टर शरीफा को ये लिस्ट बना के भेज दे ताकि हम लोग ये देखें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हॉस्टलाइट हैं कौन कौन से केस स्कॉलर है कौन कौन मिक्स करें उसका रीज़न ये है बेटा कि समटाइम्स हॉस्टलाइट्स को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती तो हम लोगों को ये नहीं चाहते कि आप लोगों की किसी भी काम को कोई डिले हो तो डे स्कॉलर जो है वो आपके बिहाफ पे वो काम कर सकता है सो ये चीज़ आप लोग अभी डिस्कस कर लो तो मैं अभी आप मुझसे एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है मुझे भेजो कि इस चीज़ को किस तरह हमने एग्जीक्यूट करना है सो नाउ वी विल हैव दिस डिस्कशन मुझे आप लोग अभी बता दो कि आप लोग किस तरह करना है सिंस मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी में मेथड जो है वो पढ़ा दी है उसमें हमने ये बताया कि आपने हर चीज़ को किस तरह लेके चलना है कोई भी रिसर्च करनी है तो उसको किस तरह लेके चलोगे तो आप लोगों का बेसिक नॉलेज ये बेसिक आइडिया तो होगा उसके बाद हम लोग आपको हर स्टेप पे गाइड करते रहेंगे ठीक है अपने को आपको होता है में तो गल की मतलब है सामने की है मतलब ਭਾਵੇਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਵਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਵਣਗੇ ਨਾ Mano, non è che giù la catena al carico, che ogni volta che devo giocare le carte, che devo usted que me va a poner ¿verdad? Pero ahí se lo dejo de su. Mika Alam was asking कि जो प्रोजेक्ट होगा वो कितनी छुट्टियों में बनाना है बेटा आपका जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग कितनी छुट्टियों में बनाएंगे क्योंकि हम लोग इसका जो डिज़ाइनिंग है इसकी जो डिज़ाइन है प्रोजेक्ट डिज़ाइन है वो हम लोग इसी छुट्टियों में हम करेंगे इसकी एग्जीक्यूशन तब कर पाएंगे जब हम आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट को
आप लोग एग्जीक्यूट कर पाओगे। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पेशेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट तभी होंगे जब आप कॉलेज में आप वंस यू आर इन द कॉलेज तब हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये प्लान किया है कि आप लोगों को हर ग्रुप को प्रोजेक्ट एक बना के दे के और उसकी हर चीज़ को एक डिज़ाइन करके दे ताकि जब आप वापस आओ उसको फ़ौरन ही उसको एग्जीक्यूट करो और उसका रिसर्च बना के आप लोग अपनी एक रिसर्च सबमिट करा दो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों की जो ग्रुप होगा वो उसकी जो रिसर्च होगी वो उसी के नाम से की जाएगी, उन्हीं के जो पार्टिसिपेंट होंगे उन्हीं के नाम से की जाएगी और आगे हो सके वो पब्लिश भी की जाएगी। तो ये चीज़ें देखो कि आप लोगों को किस तरीके से मैनेज करनी है इस चीज़ में। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं बहुत बड़ा काम दे रहे हैं हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हम लोग शायद आपको टॉपिक्स भी हम आपको सेलेक्ट करके दे देंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोग आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पहले आप लोग, लेकिन हम लोग ये खुद चाहेंगे कि आप लोग अपने लिहाज से कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट करो ताकि आप लोगों को पता चला कि हाँ आप लोग किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हो और किस चीज़ से कर सकते हो। आगे गाइडेंस के लिए हम वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। और दूसरी बात ये है कि आप ताहिर को मैंने मुझे टॉपिक की एग्जांपल्स दे दें। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों का जो यस एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आपने आपके ग्रुप में जो एग्जांपल वो ये है कि ओबेसिटी, रिलेशनशिप ऑफ ओबेसिटी विद कैरीज, नंबर ऑफ कैरीज। अब देखा जाए तो ओबेसिटी का कैरी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने एक टॉपिक के एग्जांपल दे दिया आपको, ओबेसिटी इन रिलेशनशिप टू कैरीज इन पेशेंट में मैंने आपको देखा। अब ये देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है कि हमने इस चीज़ की एसोसिएशन नहीं मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट एसोसिएशन है। वो कितना है कि जो ओबेसिटी है दैट इज कॉज्ड बाय शुगर कंजम्पशन। सिमिलरली कैरीज इज आल्सो कॉज्ड बाय शुगर कंजम्पशन। सो दोनों में एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन और एक कॉमन रिस्क फैक्टर है दैट इज शुगर कंजम्पशन। तो आप लोग ये एक टॉपिक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप यही टॉपिक सेलेक्ट करो, आप अपने लिहाज से खुद सोचो कि कौन सा टॉपिक्स आपको होना चाहिए, ठीक है? और उसको अब टॉपिक पे लेके आ गए तो हम उसमें अगर मुझे या प्रोफेसर को फील हुआ कि ये इस पे रिसर्च हो सकती है तो मुझे आगे लेके चलेंगे। अगर हम सोचा हमने ये देखा कि इस पे थोड़े से चेंजेस लेके आ सकते हैं, कुछ चेंजेस तो फिर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? सीरत और बहन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों ने एक लिस्ट बना के हमें सेंड करनी है। फिर डॉक्टर शरीफ सेंड कर दीजिएगा कि आप लोगों में से कौन हाउस लाइट्स हैं और कौन डे स्कॉलर्स हैं। ये आपने लिस्ट आपने बना के डॉक्टर शरीफ को सेंड करनी है, ओके? मैं आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ये सारा किया, सिर्फ आपने लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के भेजनी है। ऑलराइट, और कोई इस बारे में बात करना चाह रहा है प्रोजेक्ट के बारे में, इस बारे में किस तरह होना चाहिए? आपको कोई भी आइडियाज हैं आपने लिखो, किसी के बारे में भी आइडियाज हैं। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि अब ग्रुपिंग जो है वो आप क्या चाहते हैं कि आप लोग खुद बनाना चाह रहे हो या फिर बना होगा बना के?
ओके सो ठीक है, अगर आप लोग की प्रेफरेंस के मुताबिक करना चाह रहे हो तो आई हैव नो इशू। आई होप मुझे मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ ये करना चाह रहे हो तो आई हैव नो इशूज। 5 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। मैं डॉक्टर शरीर से आज कंफर्म करूँगा कितने मैक्सिमम ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ है, फिर मैं वही कहूँगा कि आप लोगों की प्रेफरेंस में ये होना चाहिए कि आपके ग्रुप में कहते हैं डे स्कॉलर्स लाजमी होना चाहिए, 2 से 3 डे स्कॉलर्स लाजमी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके जो ग्रुप्स होंगे, अगर होंगे तो मेरे ख्याल से 6 या 5 का ग्रुप होगा। सो इट मीन्स 10 ग्रुप बनेंगे, 8 ग्रुप बनेंगे, ओके। मैं आज डॉक्टर शरीदा सारी चीज़ें कंफर्म करके कल आपको इसकी सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आपने ये जो है इस चीज़ को जैसे ही डॉक्टर शरीदा से बात हो, मैं आपको ग्रुप बना के आपने सेंड करने हैं। फिलहाल मैं दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अभी लिस्ट जो है वो डॉक्टर शरीदा को भेजो कि डेमोन्स्ट्रेटर्स सॉरी स्टूडेंट्स में से डे स्कॉलर्स कौन से हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट कौन से हैं, ठीक है। I would like to ask you कि आप लोगों का फीडबैक कैसा जा रहा है इस मेथडोलॉजी से, जो इस तरीके से हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, ये इसका कैसे जा रहा है। आप लोग मुझे बताओ कि हाउ इज गोइंग। Okay, I would like you to message me in this chat group जब भी मैं लेक्चर लेने आऊँ, like
summarize my lecture. अगर आप लोग कभी चीज़ पढ़ रहे हो, maybe you are revising everything, कभी चीज़ें रिवाइज करते जा रहे हो, तो उससे कोई क्वेश्चन पूछना है तो I would be available in that time. और दूसरी बात ये है कि मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि साथ साथ ये कवर करते रहो, स्पेशली टू दोस्त वो स्टूडेंट जिनकी सप्ली आई है, ठीक है। अगर आप लोग ये साथ साथ कवर करते रहोगे और उसके बाद अपना सप्ली की तैयारी करते रहोगे, दिस इज अ ब्रिलियंट चांस फॉर यू कि तुम लोग सप्ली पास कर लोगे, और सप्ली पास करने के बाद आप लोग जो है इसमें भी साथ साथ होगे। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इस वक्त, ये आप लोगों के पास एक बहुत ब्रिलियंट चांस है सब सप्ली होटल्स के पास कि ना सिर्फ अपनी तैयारी करें अपनी जो सब्जेक्ट की सप्लियाँ थी उसकी, बल्कि हमारे साथ साथ रह के अब क्लास के साथ भी चल रहे हो, सिंस आप लोगों के ये क्लासेस सॉरी लेक्चर्स भी ले रहे हो साथ साथ, और इतना टाइम भी नहीं है अब आप लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर 1 बजे तक टाइम है। तो 10 से लेकर 1 बजे आई थिंक 3 घंटे अगर आप लेक्चर लेते हो, उसके बाद 2-3 घंटे अगर आप हमारे साथ एक वक्त ये चीज़ें रिवाइज करते जा रहे हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा चांस है कि आप ना सिर्फ सबकी क्लियर कर लोगे बल्कि ऑल्सो हमारे साथ भी चल पाओगे। सो दिस इज ऑल व्हाट आई कुड से टू यू। बाकी जिनकी सप्ली नहीं है, जो प्रमोट हो चुके हैं, वो अपने साथ साथ, क्योंकि उन लोगों के लिए एक चीज़ है कि उन्होंने अब आगे जो एग्ज़ाम भी देने, और दिस इज हाई टाइम कि आप लोग शायद तुम लोगों से कोई एक बच्चा एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पोजीशन सिक्योर कर ले। अगर सिक्योर पोजीशन ही सिक्योर नहीं करे तो एटलीस्ट अब ये टाइम है कि हम लोगों के पास के ऑल ऑफ यू, कोई एक बच्चा या 2 बच्चे जो भी हैं ब्रिलियंट बच्चे, दे कैन एंड दे हैव द एबिलिटी कि वो डिस्टिंक्शन ले सकें इसमें। अच्छा बेटा, आपका जो ये चैप्टर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया है, वो है आज आपका सेक्शन सी, इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। और उसमें जो चैप्टर 9 है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन, ये मैंने आज स्टार्ट किया है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं मैंने जो पहले स्टार्ट की इस चैप्टर में से, इस चैप्टर का भी स्टरलाइजेशन वाला पहले आ रहा था लेकिन वो मैंने कल पे रखा है, ठीक है। सो स्टरलाइजेशन जो है वो कल होगा, बाकी चैप्टर में से जो भी इतनी सारी चीज़ें हैं वो मैं आज करवाएंगे आपको, ओके। और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज इस चैप्टर को पढ़ लो एक मतलब अच्छी तरीके से, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप लोगों को इससे कोई मसला है तो आई एम अवेलेबल, तो आप लोग अगर पढ़ लोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।